अच्छा जी स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन containing compounds या those organic compounds which contain nitrogen। ठीक है, तो नाइट्रोजन containing compounds। अच्छा बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर आप देखिए कि ये जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना, ये अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे, अमोनिया से बनेंगे। जैसा कि ये NH3 आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इस नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं कार्बन एटम के साथ, जैसा कि ये देखो ये हो गया। देखो ना, ये जो आपके सामने अभी मैंने कंपाउंड बनाया है, इसमें क्या किया कि इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन या मिथाइल या इथाइल, आप कोई भी कार्बन चेन लगा दें। ठीक है, ये तो हो गया जी अमोनिया NH3। और ये जो है ना CH3NH2, इसको बोलते हैं मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन, ये मिथाइल एमाइन है। और अगर मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं दो कार्बन, इसको प्राइमरी एमाइन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। एमाइन कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, दिस इज द एमाइन बेसिकली। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज एमाइन। इसी तरह अगर मैं बेटा इस तरह करूं कि इन दो हाइड्रोजन्स को, अमोनिया के दो हाइड्रोजन्स को दो कार्बन से रिप्लेस कर दूं, जैसा कि ये ऐसे, कार्बन चेन लंबी कर सकते हैं आप, CH3CH2 लगा दें। अब देखो ये भी इमाइन है, क्योंकि मैंने आपको इमाइन की ये निशानी बताई कि कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये होगा डाई मिथाइल एमाइन। दो मिथाइल है ना बेटा, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल एमाइन। और इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन है। देखो ना, अगर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन है तो सेकेंडरी इमाइन। और अगर मैं अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को कार्बन से रिप्लेस कर देता हूं, जैसा कि ये है CH3 CH3 एंड CH3, उसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल एमाइन। और ये बेटा आपका होगा टर्शियरी एमाइन, दिस इज टर्शियरी एमाइन। अब देखो यहां पर एक चीज चारों कंपाउंड्स में कॉमन है, वो ये कि नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। अब जिन एलिमेंट्स या जिन एटम्स के पास लोन पेयर होता है ना, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, राइट। तो अब आप ये देखो कि इन चारों इमाइंस के पास लोन पेयर तो है, मतलब कोई भी H+ ना, H+ के साथ ये डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं। ये H+ के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ये मिथाइल एमाइन इस H+ के साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है, ये डाई मिथाइल एमाइन इस H+ के साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है, और ये ट्राई मिथाइल एमाइन भी इस H+ के साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन बेटा ये है कि ये बेस तो है, ये तो आपने मान लिया कि नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप बेटा बचपन से ये रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो। देखो NH3H+, इट गिव्स NH4+ डेटिव बॉन्ड। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से भाई स्ट्रॉन्गर बेस कौन है। स्ट्रॉन्गर बेस वो होता है विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन रेडिली। स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, विच एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन रेडिली। जो रेडिली प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ना, वो है जी स्ट्रॉन्गर बेस। तो अब प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ये हमने देखा है। वैसे आप लोग बेटा बताएं कि कौन सर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जी बेटा, सर ठीक हो गई, पहले आवाज खराब वो बीच में डिस्टॉर्ट हो रही। ओके।
असल में मैं कहीं बाहर आया हूँ, नेट का प्रॉब्लम अगर दोबारा है तो मुझे फौरन बताइएगा बेटा, मैं ताकि नेट स्विच कर लूँ। अच्छा बताएं कि इसमें रेडिली प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा? जी बेटा। सर सारे ही करेंगे। सारे तो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा तेजी से रेडिली कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? कौन करेगा जी, क्या बताया आपने? जी बेटा, उसकी रीजन देखो ना, ये है कि अगर आप अमोनिया को देखो तो नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन अगर आप बेटा मिथाइल एमाइन को देखो ना, तो मिथाइल एमाइन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो अब ये तो सबको पता है ना, एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो मिथाइल एमाइन में एक अल्काइल ग्रुप है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर आप डाई मिथाइल एमाइन में देखो तो देयर आर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। बड़ा दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन को। और अगर आप बेटा देखो यहाँ पर ट्राई मिथाइल एमाइन को, तो ट्राई मिथाइल एमाइन के अंदर तीन तीन बेटा अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन को। सिर्फ मुझे ये बता दो कि नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा किधर होगी? अमोनिया में, मिथाइल एमाइन में, डाई मिथाइल एमाइन में, या ट्राई मिथाइल एमाइन में? किस बेस पर बताना है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे ना नाइट्रोजन के पास, उतनी आप कहोगे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज मोर। और जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर नाइट्रोजन पर ज्यादा होगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। तो अब मैं यहाँ ये लिखता हूँ पहले एक बार, लेकिन मैं इस तरह लिखूँ ना बेटा, अभी मैं यहाँ पे फिनाइल एमाइन नहीं लेकर आ रहा, वो एक अलग केस है। ये चलो फिनाइल एमाइन भी लिखता हूँ। देखिए मैं इस तरह ट्रेंड लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसके मुकाबले में, यानी इसके मुकाबले में ये ये देखो जी, मैंने आखिर में एक कंपाउंड लिखा है, इस बेंजीन है और बेंजीन के साथ NH2 लगा दिया। इसको बोलते हैं फिनाइल एमाइन, फिनाइल एमाइन। इसको बोलते हैं जी ट्राई मिथाइल एमाइन। देखो फिर सुनो, मैं कह रहा हूँ कि जो आपके यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स है ना, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेटा, तो क्या नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये बता दो बस। सर बढ़ेगा। अब अगर मैं फिनाइल एमाइन की बात करूं ना, फिनाइल एमाइन को जरा गौर से देखो, ये है जी फिनाइल एमाइन। इसमें बेटा डीलोकलाइजेशन होगी। कैसे? ये देखो, दिस इज NH2, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा कि बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, नहीं, यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। वो ये कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इनसाइड द बेंजीन रिंग जाएगा। कैसे? ये देखो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर इधर आ जाए, क्योंकि मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उन उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखो यहाँ पर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये इस जगह पर आ जाएगा, तो आपके पास नया स्ट्रक्चर ये बनेगा। जरा देखना आप, ऐसे ऐसे इधर आ जाएगा। ये देखो जी, देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो गया ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्डिंग में चला गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज भी आ गया, ठीक है, और चार बॉन्ड बना रहा है प्लस चार्ज, और नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म है इसका।
अब ये जो बेटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देखिए आगे फर्दर डीलोकलाइज होगा, ये आगे जाएगा इधर, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, इधर आ गया, ये इधर, ये ऐसे बन गया। मुझे बताओ इस अरसे के अंदर ये जो मूवमेंट हो रही है इस अरसे में, क्या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है या नहीं है बेटा? सर नहीं है। नहीं है। तो जब नाइट्रोजन पर लोन पेयर ही नहीं होगा तो क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए देखो फिनाइल एमाइन इज द वीकेस्ट बेस, ये वीकेस्ट बेस है। क्यों? आप कहेंगे इसके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है वो तो बहुत कम है, नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर आ ही नहीं रहा, लोन पेयर तो डीलोकलाइज हो गया है इनसाइड द बेंजीन रिंग। नेक्स्ट देखो क्या होगा, ये इधर, ये इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट केस में ये होगा, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो जी। तो अब देखो जाके दोबारा लोन पेयर है। तो बताएं जी, कोई एक बच्चा जल्दी से बता दे, आलिया आप बता दो भाई कि वाई मिथाइल अमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड वाई फिनाइल अमाइन इज द वीकेस्ट बेस, ताकि फिर मैं आगे चलूं। जी आलिया जल्दी से बता दें भाई। उमर आप बता दो जल्दी से, सर वाई क्यों नाइट्रोजन पे लोन पेयर है फिनाइल वो। अमाइन इज द वीकेस्ट बेस। सर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, और बेस के लिए लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का होना मस्ट है ना। तो अगर लोन पेयर ही नहीं होगा, वो इनसाइड द रिंग डीलोकलाइज हो गया है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम हो गया। लेकिन वाई ट्राई मिथाइल इमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, वहां पे क्या लॉजिक बताओगे? सर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप बोलो ना, इसको जनरलाइज करो, एल्काइल ग्रुप। बेटा इसको लिख लो जल्दी से, जो की वर्ड है आप बताओगे, इन फिनाइल एमाइन लोन पेयर हाइड्रोजन एटम becomes delocalized inside the benzene ring. Therefore, availability of lone pair or nitrogen atom will decrease and less readily accept the proton. जबकि इसके मुकाबले में in trimethyl amine there are three alkyl groups which are electron donating. Therefore, availability of lone pair on nitrogen atom will increase and availability to gain the proton will also increase. ये तो हो गया बेटा बेसिसिटी की कहानी। अब आते हैं हम एमाइंस बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस रिएक्शंस पर आ जाएं जी। फॉर्मेशन ऑफ, बेटा एमाइंस बनाने के लिए पहला मेथड है फ्रॉम हेलोजन एल्केन। अगर आपने प्राइमरी एमाइन बनाना है ना बेटा, तो आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। CH3 CH2Br, और इसको आप बेटा अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, हीट अंडर रिफ्लक्स। रिएक्शन AS में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा बेटा, अगर आप चाहते हो ना कि बस यही बने, बस प्राइमरी एमाइन ही बने, आगे ना जाए रिएक्शन, तो आपने अमोनिया एक्सेस में लेना है। अमोनिया किस में लोगे? एक्सेस में। और ब्रोमो इथेन आप लिमिटिंग रिएक्टेंट लोगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट में थोड़ा लोगे ताकि ये खत्म हो जाए सारा, बस फिर तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं भाई मेरे पास प्राइमरी एमाइन नहीं सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन भी बने, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन, तो उसमें जरा बेटा सुनो क्या होता है। ये जो आपने लिया था ना ब्रोमोइथेन, ये आप एक्सेस में लो, अमोनिया को आप बेटा एक्सेस में ना लो, इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट लो, कम लो, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 NH2 प्लस HBr, इथाइल एमाइन बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन मिक्सर में क्या क्या चीजें होंगी, क्या इथाइल एमाइन होगा या नहीं होगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन होगा, क्या कुछ अनरिएक्टेड ब्रोमो इथेन भी पड़ा होगा रिएक्शन मिक्सर में या नहीं पड़ा होगा भाई बोलो। हाँ बेटा होगा। तो अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे ना, ये बिल्कुल बेटा अमोनिया की तरह है। ये जो इथाइल एमाइन है जस्ट लाइक अमोनिया, सिर्फ एक हाइड्रोजन मिसिंग है, उसकी जगह कार्बन चेन लगी हुई है। तो अब इनका आपस में रिएक्शन करवा दो दोबारा, CH3 CH2Br, और ये जो बेटा आपका इथाइल एमाइन बना था ना, इसका नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करना शुरू हो जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे CH Br निकल गया यहाँ से, CH3 CH2NH CH2 एंड CH3 प्लस HBr, ये बन गया। अब क्या होगा जी कि ये जो आपके पास यहाँ पर बना है ना डाई इथाइल एमाइन, इसको बोलते हैं डाई इथाइल एमाइन, बट ये फर्दर रिएक्शन करके ट्राई इथाइल, अगर स्टिल, अगर आप कहते हो स्टिल दिस ब्रोमो इथेन इज इन एक्सेस, अगर ये स्टिल एक्सेस में है तो इन दोनों का फर्दर रिएक्शन हो जाएगा। ये देखो CH3 CH2Br, और ये जो डाई इथाइल एमाइन बना ना ये इधर आ जाएगा, देखो जी HBr, तो ये आपके पास बन जाएगा ट्राइथाइलेमाइन, C2H5 C2H5 और साथ में HBr, तो ये बन गया जी ट्राई इथाइल एमाइन। तो ये समझ आई बेटा किस तरीके से आपने प्राइमरी एमाइन बनाना है, तो आपको क्या चीज एक्सेस में लेनी है और क्या लिमिटिंग, इस तरीके से आप डिफरेंट बेसिस बना सकते हैं। सेकंड रिएक्शन पर आ जाएं। सेकंड रिएक्शन ये है कि आप देखो ये तो आपने एमाइन बनाया किससे, फ्रॉम हेलोजेनो एल्केन, और हेलोजेनो एल्केन का रिएक्शन करवाया अमोनिया के साथ। अब मैं दोबारा हेलोजेनो एल्केन से ही रिएक्शन करवाऊंगा, लेकिन वो अमोनिया के साथ नहीं करवाऊंगा, वो नाइट्राइल के साथ करवाऊंगा। तो ये देखो सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइन इज सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, वो ऐसी है जी के ये होगा CH3Br और NaCN, सोडियम साइनाइड ले लो या नाइट पोटाशियम साइनाइड ले लो, एथेनोलिक, आपको पता नहीं कि एथेनोलिक लोगे, अगर एक्वस लिया ना बेटा आपने NaCN को वाटर में डिसॉल्व किया ना अगर, तो वाटर में डिसॉल्व करने से नुकसान ये होता है, अगर आप NaCN को वाटर में डालोगे तो जो वाटर का OH नहीं है, OH वाटर का वो Br को रिप्लेस कर देगा, तो आपका मेन रिएक्शन नहीं होगा फिर। इसलिए आपने जब NaCN या KCN के साथ रिएक्शन करवाना है तो KCN को वाटर की जगह अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे। अब ये CN क्या करेगा, इस Br को रिप्लेस कर देगा। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये CH3CN और ये NaBr। अब बढ़ेगा जो CH3CN बना है ना, ये है इथेन नाइट्राइड, इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइड। इस तरह है ना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है।
अब बेटा इस CH3CN से ना आपने क्या बनाना है, आपने इससे बनाना है एमाइन, तो इसकी आप रिडक्शन करो, LiAlH4, लिथियम टेट्रा हाइड्रिड्रो एल्यूमिनेट, रिडक्शन करनी है आपने, ठीक है। या आप हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हो बेटा, दोनों ऑप्शन है। हाइड्रोजन गैस विद निकल कैटलिस्ट, अगर ये यूज करना है ये यूज कर लो क्योंकि इसकी रिडक्शन करनी है। या आप बेटा LiAlH4 ले लो, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट इन ड्राई ईथर, वाटर में तो नहीं ले सकते ना, आपको पता है ये वाटर से रिएक्शन कर जाता है। तो अब ये जो हाइड्रोजन आ रहा है बेटा, जो लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट से आ रहा है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर भी ऐड होगा, नाइट्रोजन पर भी ऐड होगा, पाई बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास बनेगा CH3। ये नए हाइड्रोजन है जो मैं डिस्प्ले करके लिख रहा हूँ, ये देखो भाई, ये 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए और कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड से वो ब्रेक हो गए, ये आपके पास बन गया इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन। दिस इज द सेकंड वे। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड ये है कि आप एमाइड, एमाइड के साथ एमाइन बनाएं, एमाइड। थर्ड मेथड पर आते हैं। फ्रॉम एमाइड या रिडक्शन ऑफ एमाइड, ये भी तो बेटा आपका जो आपने हेलोजन एल्केन से बनाया है, फर्स्ट मेथड में तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, फर्स्ट मेथड में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, क्योंकि एक Br को Cn रिप्लेस कर रहा है, सेकंड मेथड के अंदर रिडक्शन हो रही है। तो अब रिडक्शन ऑफ एमाइड पर आ जाओ भाई। एमाइड क्या होता है पहले ये देखो, एमाइड होता है कि कार्बोनाइल और NH2, बड़ा जब कार्बोनाइल जो है ना C डबल बॉन्ड O, इसका नाइट्रोजन से बॉन्ड बन जाए ना, इसको बोलते हैं एमाइड। ये वही एमाइड है भाई जो आप प्रोटीन में कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइड लिंकेज, ये वही है जो नाइलॉन में आपने O लेवल से पढ़ा था। और इसके पीछे बेटा आप कार्बन चेन लगा दो, ये दिस इज दी इथेन एमाइड। 2 कार्बन है ना बेटा, इथेन एमाइड। अच्छा देखो, इस इथेन एमाइड की आपने रिडक्शन करनी है, LiAlH4 इन ड्राई ईथर, 4 मोल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ होगी। अब क्या होगा जी इसमें कि ये जो बेटा आपको पता है कि रिडक्शन आपको इसी एरिया में मिल सकती है, बस यहाँ पर पाई बॉन्ड है ना, तो यहीं पर हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। तो होगा बेटा ये कि 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे, और जो आप कहेंगे ना जी बाकी 2 हाइड्रोजन बच गए हैं, वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। तो ये देखना CH3, ये 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हो गए, ये जो नए हाइड्रोजन आपने ऐड किए हैं वो ये, आगे NH2 ऐसे ही रहेगा, और जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। तो ये हो गया इथाइल एमाइन, अगेन इथाइल एमाइन, ठीक है। अच्छा अब एक और जी, अब हम जरा देखते हैं कि फिनाइल एमाइन कैसे बनते हैं। ये तो बेटा हमने ओपन चेन के साथ एमाइन ग्रुप लगाया ना, फिनाइल एमाइन, प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल एमाइन। प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल एमाइन, अगर हम बेटा इसको बेंजीन रिंग से स्टार्ट करें ना, बेंजीन रिंग से, तो ऐसे होगा देखो, ये बेंजीन आ गया आपका, HNO3 कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपको याद होगा इसमें हम क्या बनाते थे, नाइट्रोबेंजीन NO2। तो ये नाइट्रोबेंजीन से बेसिकली फिनाइल अमाइन आपने बनाना होगा तो आपको नाइट्रोबेंजीन से बनाना होगा, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन से अगला रिएक्शन अब आपने समझना है। तो बेटा खुद सोचो कि आपने इस NO2 को
कन्वर्ट करना है NH2 के अंदर, इमाइन बनाना है ना, फिनाइल इमाइन। तो NO2 को, ये नाइट्रोबेंजीन है अभी। अच्छा, तो आपने इस फिनाइल इमाइन को, नाइट्रोबेंजीन को फिनाइल इमाइन में लेके जाना है। तो NO2 को NH2 में कैसे लेके जाएंगे? ऑक्सीजन को रिमूव करो, हाइड्रोजन ऐड करो। मतलब ये तो समझ आ रही है, रिडक्शन होगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो बेटा याद रखना, ये बात याद रखने वाली है जो मैं अब बता रहा हूं, कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना NO2, उसको रिड्यूस करने के लिए एक यूनिक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो ऊपर जो आपने रिडक्शन की ना, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये तो कॉमन था, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट या हाइड्रोजन गैस, इन दोनों में से जो मर्जी यूज कर लो। लेकिन NO2 ग्रुप जो होगा ना, इसको रिड्यूस करने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको बताने लगा हूं, 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये है जी रिएक्शन। बड़ा टिन और HCl का रिएक्शन होगा। ये क्या करते हैं, टिन क्लोराइड बनाएंगे और H रिलीज करेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ना बेटा, ये यहां पर आएगा। हमें फिलहाल यहाँ पर कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो उसी लिहाज से हम इनकी, देंगे। जी बेटा, जी बेटा। सर H2 गैस नहीं बनती एसिड और मेटल के रिएक्शन में? H2 गैस से पहले एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है ना, फिर वो आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर गैस में जाते हैं। पहले क्या बनता है, H2 गैस डायरेक्ट तो नहीं बनती ना, पहले एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है, देन वो रिएक्शन करते हैं, देन H2 बनती है। तो यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन जैसे ही बनेगी, वो इसको रिड्यूस करेगा भाई, इस NO2 को। तो अब जरा रिएक्शन देखें आप क्या होगा, कि ये आपका NH2 हो गया, और जो 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं ना, वो 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। दिस इज फिनाइलेमाइन, ये आपका फिनाइलेमाइन है। तो ये बेटा एक और मेथड था फिनाइलेमाइन बनाने का। अब आ जाते हैं जी आगे, रिएक्शन ऑफ फिनाइलेमाइन। अच्छा आपको याद है बेटा, आप लोगों को मैंने एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताया था फिनोल का, जल्दी से बताया कि बच्चा, फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? सर एक्सेस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता तो क्या किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं? है, वाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। यही काम अभी यहाँ पर, अब फिनाइलेमाइन के साथ भी सेम रिएक्शन होता है बेटा। तो सुन लो जरा, रिएक्शन ऑफ फिनाइलेमाइन विद एक्वस ब्रोमीन, रिएक्शन ऑफ फिनाइलेमाइन विद एक्वस ब्रोमीन। ये जी आपका NH2 है, आप इसमें एक्सेस ऑफ ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दें। अच्छा यहाँ पर आपको ब्रोमीन प्योर नहीं लेना पड़ेगा, एक्वस भी काम करेगा, मतलब डाइल्यूट ब्रोमीन भी काम करेगा। रीजन, वो रीजन आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर सुन लो, कि नाइट्रोजन NH2 जो है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से बेटा ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी आपको बताया हुआ है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। जब भी बेंजीन के साथ में ऐसा ग्रुप लगा हो जो सिंगल बॉन्डेड हो, वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से बेटा अमोनिया या नाइट्रोजन, सॉरी जो नाइट्रोजन है, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इनसाइड द बेंजीन रिंग। जिसका इफेक्ट पता है क्या होगा, कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इन पोजीशंस पर बढ़ जाएगी। ये आपको बताया भी था कि कैसे यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बेटा आपको यहाँ पर कोई भी कैटालिस्ट लेने की या आपको कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कंसंट्रेटेड ब्रोमीन लेने की भी जरूरत नहीं है। एक्वस ब्रोमीन काम करेगा इधर, और ये देखो क्या बनेगा, NH2, एक Br इधर आ जाएगा, एक Br इधर आ जाएगा, एक Br इधर आएगा, यहाँ से बेटा सर H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ से ये आपके पास 3 मोल्स ऑफ HBr बनेगा। जी बेटा पूछो। सर ये डाइल्यूट ब्रोमीन है? जी ये एक्वस है, एक्वस ब्रोमीन मीन डाइल्यूट। याद है बेंजीन के साथ जब करते थे ना आप,
तो आप ब्रोमीन लिक्विड लेते थे, ये बात याद है? जब बेंजीन के साथ आप ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते थे, ब्रोमिनेशन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3 या FeBr3, तो आप लिक्विड ब्रोमीन लेते थे, एक्वस नहीं लेते थे, क्योंकि उसके लिए आपको कंसंट्रेटेड चाहिए। अच्छा, ये जो बेटा आपके पास प्रोडक्ट बना है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जस्ट लाइक फिनोल। जिस तरह फिनोल में ब्रोमीन डालो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, उसी तरीके से फिनाइल एमाइन के अंदर आप ब्रोमीन डालोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाइलेमाइन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाइल एमाइन। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर, जिस रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। और ये रिएक्शन तो आप समझ लें कि लाजमी आता है हर साल, ठीक है? तो बड़े ध्यान से बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को आपने समझना है। रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। बेटा डाई एजोटाइजेशन बेसिकली होगा क्या, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ जुबानी अभी, कि बेंजीन के साथ ना N2 ग्रुप लगा होगा। बेंजीन के साथ N2 ग्रुप आप अटैच करेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का ग्रुप बेंजीन के साथ लगाएंगे, उसको बोलते हैं कि ये डाई एजोनियम सॉल्ट है। अच्छा, डाई एजोटाइजेशन करने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है या जो रिएक्टेंट चाहिए होता है, दैट इज फिनाइल एमाइन। फिनाइल एमाइन बेटा इसमें यूज होगा। तो फिनाइल एमाइन is an important compound। और ये क्यों करते हैं बेटा डाई एजोटाइजेशन? ये आगे डाइज बनाने के लिए करते हैं। डाइज जो होते हैं ना, जो कलर आप कपड़ों पर करते हैं, वो डाइज इस रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। तो फिनाइल एमाइन इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन दी सिंथेसिस ऑफ डाइज। डाइज बनाने के लिए बेटा आपने एक तो यूज करना है। अच्छा, इसमें जो पहला रिएक्शन होगा ना, वो आपने फिनाइल एमाइन का रिएक्शन करवाना है नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अच्छा, पहले मैं बेटा आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। ये जी आपका फिनाइलेमाइन NH2, और इसका रिएक्शन आपने करवाना है नाइट्रस एसिड HNO2। अच्छा बेटा, ये जो नाइट्रस एसिड होता है ना, दिस इज हाईली अनस्टेबल। इसको आपने जब भी लेबोरेटरी में यूज करना है तो आपको ये फ्रेश बनाना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि 2 दिन पहले का नाइट्रस एसिड बोतल में पड़ा हुआ है वो आप यूज करेंगे, वो रिएक्शन नहीं करेगा। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाता है। तो नाइट्रस एसिड बनेगा कैसे, अब इसको देखते हैं नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा। तो इसलिए मैं ऊपर यहां पर लिखता हूं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है? इसकी बेटा प्रिपरेशन ऐसी होगी कि आप सोडियम नाइट्रेट लोगे NaNO2, और इसका रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है? सोडियम सॉरी, ये आपके पास है सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। नाइट्रेट कब होगा? जब NO3 का होगा। अगर होता ना NaNO3, तो मैंने इसको बोलना था सोडियम नाइट्रेट। अब है NaNO2, तो इसको मैं बोलूंगा सोडियम नाइट्राइट। इसका रिएक्शन जब HCl के साथ होगा तो ये आपके सामने है बेटा कि ये HNO, ये जो है ना, ये HNO2 बन गया और NaCl बन गया, ठीक है? अच्छा, ये आपने एक्सेस में लेना है बेटा। अब क्या होगा बेटा कि आपके पास ना एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये HCl और HNO2 जो बचा हुआ है, HNO2 जो आपका बना है और HCl जो आपने एक्सेस में लिया था, ये बेटा आपका
यहाँ पर इसको बोलते हैं इन सीटू, आपको याद होगा इसको इन सीटू बोलते हैं ना, कि जो भी चीज रिएक्शन मिक्सचर के आप अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं। अब बेटा ये जो HNO2 बना है, इसने रिएक्शन करना है किसके साथ? फिनाइल एमाइन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका फिनाइल एमाइन है। मैं जरा दोबारा से आपको बताता हूँ कि कौन कौन से रिएक्टेंट हमारे पास, बेटा कौन कौन से रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पर है, जरा देखिएगा। डायएजोटाइजेशन के लिए हमें चाहिए था एक फिनाइल एमाइन, वो ये है, दिस इज द फिनाइल एमाइन। फिर हमें एक बड़ा चाहिए था नाइट्रस एसिड, वो ये है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इनका रिएक्शन इस तरह होगा बेटा, देखिए इसका मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट एटम की आप समझ लो। ये जो नाइट्रोजन है ना, और ये जो नाइट्रोजन है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये याद कर लो। ये दो नाइट्रोजन इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है, तो देखो ये चीज बनेगी। ये नाइट्रोजन, और ये दूसरा नाइट्रोजन यहां से आ रहा है बेटा। पर देखो जब भी ये बनेगा ना, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन एक नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है कि वो जो क्या कर रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है। जो नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा जी। जो नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है उस पर प्लस साइन, ठीक है। और अब इस प्लस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? नेगेटिव पार्ट, जो कि कहां से आएगा? फ्रॉम HCl। ये Cl कहां से आया भाई? ये है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो N2Cl, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आपने आइंस ही लिखने हैं, Cl नहीं लिखना चाहते, क्योंकि Cl दोनों साइड पर नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, तो आप, अगर आप आयनिक इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे होगा ना, Cl नेगेटिव यहां से भी गया, यहां से भी गया, तो आप सिर्फ इसको N2+ भी लिख सकते हो, ऐसे करके N2+, बेंजीन डाइएजोनियम। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जो रिमेनिंग है वो क्या बच गई भाई? क्या चीजें बच गई हैं? आप देखो, ये बच गया यहाँ से, ये हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन बच गया, ये ऑक्सीजन बच गया, ये हाइड्रोजन बच गया, तो ये क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। चार हाइड्रोजन बचे हुए हैं ना, तो 2H2O, वाटर बनेगा साथ में। लेकिन इसका नाम जरा देख लो, इसको नाम कैसे देते हो? बेंजीन डाइएजो। बेटा एजो बोलते हैं नाइट्रोजन को। एजो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर भी एजो का वर्ड यूज हो, समझ जाना नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो डाइएजो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चार, दो नाइट्रोजन है ना, दो नाइट्रोजन है, तो डाइएजो। और आगे देखो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, नियम, NIUM। बड़ा ये नियम का वर्ड पता है कब यूज होता है? इस तरह आपने सुना होगा अमोनियम। अमोनियम, नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड बना रहा हो ना, जब नाइट्रोजन बेटा फोर बॉन्ड्स बना रहा हो, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं, NIUM। तो इसमें देखो ये नाइट्रोजन जो है फर्स्ट वाला, जो बेंजीन के साथ अटैच है, कि चार बॉन्ड बना रहा है, तीन नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन के साथ, उसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हम लाजमी है HCl ले? नहीं, तो ये लाजमी नहीं है। आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो भाई, तो उसमें क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम सल्फेट, ठीक है। तो सॉल्ट बनाने के लिए आपको ये HCl रिक्वायर्ड है, ताकि सॉल्ट बन जाए। अच्छा बेटा, अभी अभी ये रिएक्शन पूरा नहीं हुआ। डायएजोटाइजेशन में क्या होता है सुनो। डायएजोटाइजेशन का रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन के हेल्प से आप डाइज बनाते हो। डाइज बनाने के लिए पहला काम क्या होगा कि फिनाइल एमाइन जो है उसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके पास जो पहला अभी रिएक्शन हुआ, इसमें बना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब जरा आगे चलते हैं कि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये क्या रिएक्शन करेगा। अब जरा बेटा देखने की बात है। अब डाई बनेगा इन सेकेंड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप अभी होगा। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन करेगा। मैं पहले लिख देता हूं, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड react with an alkaline solution of phenol, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन।
कपलिंग रिएक्शन। रिएक्शन ऐसे होगा भाई, देखो देखो, Cl नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वाटर में डालोगे ये आयोनाइज हो जाएगा ना, तो Cl नेगेटिव को इग्नोर कर दो ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आयंस है ना बेटा, जब वाटर में डालोगे तो Cl नेगेटिव अलहदा हो जाएगा, N2 अलहदा हो जाएगा, तो ये आयोनाइज फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। N2 काफी है बस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि इसका रिएक्शन आप कराओ फिनोल के साथ। ये फिनोल, पर ये बताओ, ये फिनोल जो है इसमें OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विदड्राइंग है? आप देखोगे OH के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, जो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होगा ना बेंजीन रिंग के ऊपर, वो इन तीनों पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन पर होगा, या ऑर्थो पर या पैरा पर। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है ना भाई आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा नजर आ रहा है। जिस तरह आपने बेंजीन के चैप्टर में नहीं किया था कि बेंजीन के का रिएक्शन Br+ के साथ, या बेंजीन का रिएक्शन NO2+ के साथ, तो ये भी वही है। यहाँ N2+ है और इलेक्ट्रोफाइल थोड़े बड़े साइज का है, लेकिन होगी सब्स्टिट्यूशन ही। बट अब सब्स्टिट्यूशन ऐसी होगी कि ये जो है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आप पैरा पोजीशन पर लगा दो, ठीक है। ऑर्थो पे भी लगा सकते हो, लेकिन ऑर्थो पे हम इसलिए नहीं लगाते बेटा, ये एक बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप आने की वजह से ना देखो, इनके लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे भी बना सकते थे आप, लेकिन यहाँ हम ऑर्थो पर नहीं लगाएंगे, पैरा पर लगाएंगे, ताकि बड़े साइज का ग्रुप है ये, OH से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेगा। तो देखो क्या होगा, पर यहां से H निकल जाएगा, राइट। ये H जो है ना यहाँ से निकल जाएगा, और इस H की जगह ये नाइट्रोजन आकर अटैच हो जाएगा। इधर कर दो तुम बेटा। पर ये बताओ, ये H यहां से निकला जो H+ की फॉर्म में है ना, ये H+ की फॉर्म में निकला ना, तो इस आपने यहाँ जो लिखा था ना अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फिनोल, फिनोल का आप अल्कलाइन सोल्यूशन लोगे, वो इसलिए बेटा लोगे क्योंकि जैसे ये H+ बनेगा ना एसिड, तो ये जो अल्कलाइन होगा या जो बेसिक सोल्यूशन होगा, ये इस H+ को न्यूट्रलाइज कर लेगा। वरना ये H+ इंटरफेयर करेगा, कभी नाइट्रोजन के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक तो है, कभी इस नाइट्रोजन पर आकर अटैच हो सकता है। तो इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस H+ को, ये आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको ये लॉजिक याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, ये याद रखने के लिए कि क्यों अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल से हमेशा रिएक्शन करवाओगे, हमेशा इसलिए बेटा करवाओगे क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब भी फिनोल से रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली फिनोल का कोई H आयन की फॉर्म में रिलीज होगा ना, तो ये आयन की फॉर्म में रिलीज होगा और N2 आकर उसके साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, इसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, कि ये कपल बन रहा है। देखो ना, ये दोनों रिएक्शन करके एक कपल बन गया ये। और इस डाई का कलर क्या होता है भाई, ये जो डाई आपके सामने नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एजो डाई। कलर याद रखना लाजमी नहीं है, ये एजो डाई है। एजो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग है, एजो डाई। और ये आपको बेटा डीप ऑरेंज कलर का, इसका कलर है डीप ऑरेंज कलर। आपको मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, इस तरह आप टैंक बनाते हैं ना बेटा गर्मियों में, टैंक जूस जो है टैंक, उसका जो कलर होता है तकरीबन वैसा कलर इसका होता है, डीप ऑरेंज। वो तो थोड़ा लाइट होता है, उससे भी डीप होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। देखिए ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको जब मैं पास पेपर बेटा इसके कराऊंगा, पास पेपर भी मैं आपको जब इसके कराऊंगा तो आप देखिएगा, वो ये जो है ना, ये इधर मेरी बात गौर से सुननी है अब, वो इस एजोडाई से पीछे की तरफ जाता है, कहते हैं इससे दोबारा रिएक्टेंट बनाए। तो जब भी बेटा आपने रिएक्टेंट बनाना होगा ना एजोडाई से, तो देखो क्या करना है, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, बस सिंपल। यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो आपके पास ये एक फिनोल अलहदा हो जाएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अलहदा हो जाएगा। तो वो अक्सर इस तरह दे रहा होता है कि एजोडाई दे देता है, और एजोडाई देने के बाद, जिस तरह मैं चले एक और प्रैक्टिस करवाता हूँ ना आप।
इस तरह देगा जी आपको। जब भी आपको ये नाइट्रोजन ब्रिज नजर आए ना, नाइट्रोजन ब्रिज दो रिंग्स के दरमियान, समझ जाना एजोडाई है। जब भी आपको ये ब्रिज नजर आए दो रिंग्स के दरमियान नाइट्रोजन ब्रिज, तो समझ जाना एजोडाई है। अब वो इस तरह बेटा आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जी ये एजोडाई है, अगर इसको आप ब्रेक डाउन करें तो दोनों के रिएक्टेंट्स बता दें, रिएक्टेंट्स क्या होंगे। तो आपने इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं होगी। अब यहां से इसको तोड़ें, आप कहेंगे एक तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, N2+ ऐसे लिख दें बस, और दूसरा ये है जी, ये, ठीक है ना। तो इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा बेटा अब आ जाए एमाइनो एसिड्स के ऊपर कि एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। फिर एमाइनो एसिड्स के बारे में ना वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो जो एक एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी हम करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ रिएक्शंस पहले देखेंगे। बेटा एमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं ना तो प्रोटीन बनता है। लेकिन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इसमें एक सेंट्रल कार्बन होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक बेटा इसमें अमाइनो ग्रुप होता है, एक इसमें H होता है, एक इसमें R होता है। देखो ये तीन ग्रुप्स तो फिक्स हैं, COOH लाजमी होगा, NH2 लाजमी होगा, H भी लाजमी होगा। R जो है ये वेरी करता है। R जो है ना बेटा आपका समटाइम H भी हो सकता है, R आपका बेटा CH2COOH भी हो सकता है, R आपका बेटा CH2NH2 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि R क्या है। सपोज करते हैं अगर R आपका ये होगा ना बेटा, तो फिर बताओ आपके अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हो जाएंगे, दो नहीं हो जाएंगे क्या? अगर RCH2COOH हो तो आपके अमाइनो एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएंगे ना, जिस बेस पर आप कहोगे कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। अच्छा इसी तरीके से बेटा अगर R आपका ये हो जाए CH2NH2, तो आपको पता है NH2 तो बेसिक इन नेचर होता है, तो R अगर CH2NH2 होगा तो आप इस अमाइनो एसिड को कहोगे बेसिक अमाइनो एसिड, कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है। लेकिन सम टाइम R आपका ये भी हो सकता है भाई CH3, तो फिर आपके वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होंगे। अगर RCH3 होगा तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो आप अमाइनो एसिड को ना तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हो। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड वो होगा जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एक अमाइनो ग्रुप, खत्म। एसिडिक अमाइनो एसिड वो होगा जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों और एक अमाइनो ग्रुप हो, वो एसिडिक अमाइनो एसिड। और बेसिक कौन से होंगे, जिसमें दो NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बेटा इसमें पहले तो मैं आपको इसका ज्विटर आयन और बफर सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो ये जो आपका यहाँ पर RHCOOH एंड NH2, बेटा होता ये कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये अपना HN रिलीज करता है और ये अमाइनो ग्रुप इसको गेन कर लेता है। मतलब इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो ये बनेगा आपके पास RHCOO- NH3+। बड़ा ये इंटरनल ट्रांसफर हुआ ना, प्रोटॉन यहां से रिलूज हुआ, अमाइनो ने प्रोटॉन गेन कर लिया, तो इसलिए ये COO- NH3+। इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इसको बोलते हैं ज्विटर आइन। ज्वे जो है ना बेटा जर्मन लैंग्वेज में टू को बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो वहां से इसका नाम है ज्विटर आइन। अब ये जो ज्विटर आइन है बेटा, ये ज्विटर आइन एज अ बफर सोल्यूशन भी काम करता है। देखो ना कैसे, आपको पता है बफर सॉल्यूशन आप लोगों ने एसिड बेस इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है। बफर सॉल्यूशन जो है उसमें एक नेगेटिव पार्ट होता है जो एज अ बेस काम करता है, एक पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर ये एज एन एसिड के तौर पर काम करेगा। ठीक है, एक मिनट, सिर्फ सिर्फ एक मिनट बेटा।
अच्छा बेटा आप देखें ज्विटर आइन, जल्दी कर देना, मैं लेके भी याद कर देना भैया। अच्छा ज्विटर आइन बेटा देखें कि अब ये कैसे काम करेगा। अगर मैं इस ज्विटर आइन के अंदर एसिड ऐड करता हूं ना H+, तो आप देखना अगर मैं एसिड ऐड करूंगा तो एसिड के ऐड करने से इसकी ना पीएच पर फर्क नहीं पड़ेगा भाई। एसिड के ऐड करने से पीएच पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस बफर में सॉरी इस ज्विटर आयन में एसिड ऐड करूंगा तो ये कार्बोक्सिलेट है ना कि इस H आयन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो देखो ना बेटा जो आपने H+ ऐड किया वो सोल्यूशन में तो नहीं रहा ना, वो तो रिएक्ट कर गया, तो इसलिए पीएच चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से ऊपर हेडिंग दे दो ज्विटर आयन एज अ बफर। बफर सोल्यूशन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बेटा जो आपका NH3+ है, दिस इज द एसिडिक पार्ट राइट। ये अब एसिडिक पार्ट है, क्यों? इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन। अगर आप OH नेगेटिव बेटा इसमें ऐड करते हो तो NH3+ अपना H आइन डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद ये हो जाएगा जी NH2 कार्बन RH, C+O- और वाटर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा OH डालने के बावजूद OH आइन सोल्यूशन में बढ़ा नहीं, ना कम हुआ ना बढ़ा, तो इसलिए कि आपका बफर सोल्यूशन के तौर पर काम कर रहा है। अब आ जाते हैं बेटा हम थोड़ा सा आगे कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, बफर सोल्यूशन एज अ बफर, ज्विटर आइन एज अ बफर सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड ये कैसे बनेगा। देखो मैं आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल वैसे होगा RH, COOH, NH2, और ये है जी आपका NH2CRH और COOH। ये देखना जी बेटा कि दो अमाइनो एसिड है ना, बस लिखना आपने इस तरीके से है कि कार्बोक्सिलिक के सामने अमाइनो आ जाए, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक से OH और अमाइनो से H निकल जाएगा। दिस इज बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन ना। दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है और एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वाटर निकल जाएगा यहां से। तो ये देखना NH2CRHC+O, और आगे पता है क्या आ रहा है, ये अब दूसरा मॉलिक्यूल स्टार्ट हो गया जो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, NHCRHC+OH, और साथ में वाटर बनेगा। बेटा देखो ये जो यहाँ पर है ना C+ONH, दिस इज द इमाइड या पेप्टाइड, इमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल को डाइपेप्टाइड पता है क्यों बोल रहे हैं? ये दो अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। दिस इज द डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल, डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल। और प्रोटीन क्या होता है बेटा? प्रोटीन भी इसी तरह का होता है, लेकिन प्रोटीन में ये जो डाइपेप्टाइड लिंकेज है ना ये काफी ज्यादा होता है, एटलीस्ट 40 टाइम्स आपको ये लिंकेज नजर आएगा, 40 टाइम्स, ठीक है। और ये कंडेंसेशन रिएक्शन है बेटा, इसको टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लिख दो कंडेंसेशन रिएक्शन। डाइपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो
अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो रहे हैं। ट्राइपेप्टाइड में क्या करोगे भाई, ट्राइपेप्टाइड में 2 के बजाय 3 अमाइनो एसिड ले लो, सीक्वेंस वही होगा, कार्बोक्सिलिक के सामने अमाइनो ग्रुप रखना है आपने, राइट। अच्छा बेटा अब आ जाओ आगे, बस खत्म होने वाला, अब इतने रिएक्शन नहीं है। जो इमाइड्स आपने बनाए ना अभी, दिस इज इमाइड भाई, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच इज इमाइड। ये इमाइड बनता कैसे है, इस इमाइड की जरा प्रिपरेशन देख लेते हैं। एक तो इमाइड आपने बनाया ना जो अमाइनो एसिड से बन रहा है, और किस तरह बनता है वो जरा देख लें। तो हेडिंग आप देंगे फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। बड़ा इमाइड के लिए पहला तो है कि आप एसाइल क्लोराइड का अमोनिया से रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड विद अमोनिया। देखो जी, एसाइल क्लोराइड ये होता है, एसाइल क्लोराइड अगर आप भूल चुके हैं तो आपको बताऊं कि जब भी अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल से मिलता है ना, अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल से मिलेगा तो वो होगा आपका एसाइल क्लोराइड। ये एसाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन मैंने करवाना है अमोनिया के साथ। एसाइल क्लोराइड्स आर वेरी मच रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो बड़ा HCl निकल जाएगा यहां से, इनके नाम जरा देखो, इसको बोलते हैं एथानॉइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड्स जो होते हैं ना, उनके आखिर में जो कीवर्ड आता है वो OYL आता है, सफिक्स जिसको आप बोलते हैं ना OYL। तो ये एथानॉइल क्लोराइड था। एसाइल क्लोराइड की जो फैमिली होती है उसके आखिर में OYL आता है, ठीक है, एथानॉइल क्लोराइड। और ये क्या बना है बेटा, 2 कार्बन की चेन है, इथेन और एमाइड, इथेनमाइड। देखो ना, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये एमाइड होता है, तो इथेनमाइड। अच्छा, आप अमोनिया की जगह ना एमाइन भी ले सकते हैं भाई, बात वही है, ये ले लो आप। मतलब इसको चेन को लंबा कर दो, मैंने H की जगह मिथाइल ले लिया, बस वही बनेगा, HCl निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3। इसका पता है क्या नाम है बेटा, इसको नाम थोड़ा सा यूनिक तरीके से देते हैं, मैंने नहीं देखा आज तक किसने कभी पूछा हो बच्चों से, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्शन आपके सिलेबस में है। ये बेटा आपका क्या बन गया जी, दिस इज इथेनमाइड। बताएं ये इथेनमाइड है या नहीं है, इथेनमाइड, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए इथेन और C डबल बॉन्ड ON की वजह से एमाइड, तो इसको इथेनमाइड बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। अब ये देखो कि नाइट्रोजन के साथ एक ब्रांच लगी है, इसको एज अ ब्रांच डील करो ना, इसको एज अ ब्रांच के तौर पर लो, इसको कहोगे एन मिथाइल। एन मिथाइल मतलब नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा है, और आगे लिख दो एन मिथाइल इथेनमाइड, एन मिथाइल इथेनमाइड, ठीक है भाई। अच्छा, अब आते हैं जी लास्ट रिएक्शन, बस फिर ये चैप्टर खत्म और आपकी ऑर्गेनिक भी खत्म। इसमें सिर्फ अब फिर रह जाएगा पॉलीमर और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एनालिटिकल टेक्निक है, ठीक है। अब आ जाए हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड। ये एमाइड बन गया ना भाई, ये देखो ये भी एमाइड है, C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज एमाइड। ये भी बेटा आपका एमाइड है जिसमें ये C डबल बॉन्ड ON ये। अब इनकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कहते हैं रिएक्शन विद वाटर और ब्रेक डाउन ऑफ योर कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड, ये बिल्कुल बेटा हाइड्रोलिसिस पता है कैसे होगी, जिस तरह एस्टर की नहीं होती थी, एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। एस्टर की बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल और सॉल्ट बनेगा, सेम यहां पर भी होगा। ये आपके पास है जी, सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आके जी आपके पास चलें NH2, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और फिर है बेसिक हाइड्रोलिसिस।
फिर देखो, अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हो ना, मतलब H+, तो इसको मैं एक मिनट, हाँ, यहां से बेटा आपने इसको ब्रेक डाउन करना है। ये देखो इधर, यहां से। और हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं भाई? रिएक्शन विद वाटर। तो मैं यहाँ वाटर लिखने जा रहा हूँ, राइट? ये देखो, ये है वाटर जी। ये देखो जी, वाटर आया ना, ये H2O। तो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये OH इधर आ जाएगा बेटा, ये। और क्या चीज रिलीज हो रही है, ये बता दो। रिलीज क्या चीज हो रही है? क्या रिलीज हो रहा है भाई? हाँ, NH3। लेकिन बेटा ये बात नोट करो कि आप जी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो। तो ये H+ इस अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बना देगा? अमोनियम आइन। तो सॉल्ट बनेगा, यहां पर सॉल्ट बनेगा। देखो ना, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, वो तो समझ आ रही है। लेकिन जो दूसरा पार्ट यहां से बेटा रिलीज हुआ ना, NH3 की फॉर्म, NH2 था और वाटर का H लग गया NH3। तो ये NH3 तो बेस है। तो बीकर में या टेस्ट ट्यूब में H आइन होंगे ना, तो ये H आइन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और अमोनियम आइन बना देगा। अगर आप पूरा एसिड लिखते हो, HCl लिखते हो सपोज, तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा ना भाई। फिर अगर आप पूरा एसिड लिखते हो तो फिर अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो सॉल्ट बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और आपका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस बेटा करवाते हो, बेसिक हाइड्रोलिसिस, सेम वहां पर भी यही होगा बेटा। आपने बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाई तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में बना अमोनिया। लेकिन बेटा याद करो, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है, मतलब NaOH लिया हुआ है आपने जी। तो ये जो NaOH लिया हुआ है, चाहिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, सॉल्ट बना है इधर, सॉल्ट। और साथ में वाटर तो बनेगा ही। लेकिन आप जरा ये चीज नोट करो कि यहाँ सॉल्ट बन रहा है और बेस बन रहा है। तो बड़ी आसानी से, बड़ी आसान से एक निशानी मैं बच्चों को बताता हूँ कि जब बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी ना बेटा, जब क्या होगी? बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो आपने याद रखना है, बेस और सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? बेस और सॉल्ट। ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। जब बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी तो बेस और सॉल्ट बनेगा। जब बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी ना, तो एसिड और सॉल्ट बनता है। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो एसिड और सॉल्ट बनेगा। ठीक है बेटा? तो ये बेटा आपका जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स था, उसके एक एक रिएक्शन अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अब आगे क्या रह गया सुन ले। इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटॉन NMR, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, क्रोमेटोग्राफी और पॉलीमर। पॉलीमर तो छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना काफी है।